यूक्रेन के अनुसार रूसी हवाई अड्डों पर लगातार चौंकाने वाले हमलों में रूस के रणनीतिक बम वर्षक बेड़े का लगभग 1/3 हिस्सा क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गया। पुतिन ने सप्ताहांत में यूक्रेन द्वारा रूसी हवाई अड्डों पर किए गए ड्रोन हमलों का बदला लेने का वादा किया है। रूस ने युद्ध की शुरुआत से हमारे द्वारा कही जा रही बात को अब स्वीकार किया है। रूसी अधिकारियों और नेताओं ने खुलेआम स्वीकार किया है कि वे शांति नहीं बल्कि यूक्रेन में जीत चाहते हैं। असल में हम इसे साफ तौर पर देख सकते हैं उन रूसी मांगों में जो वे इस्तांबुल में कर रहे हैं, जहां इस समय शांति वार्ता चल रही है। और यही कारण है कि नाटो आखिरकार कुछ सकारात्मक कर रहा है। नाटो महासचिव ने घोषणा की कि यूक्रेन को आगामी नाटो बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। रूसी नेता क्या कह रहे हैं और नाटो यूक्रेन को नाटो शिखर सम्मेलन में क्यों आमंत्रित कर रहा है। सबसे पहले यह है रूस के पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान सुरक्षा परिषद उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव का बयान। उन्होंने कहा कि जो लोग चिंतित हैं और प्रतिशोध की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें चिंतित होना चाहिए। यह एक सामान्य व्यक्ति की विशेषता है। प्रतिशोध अनिवार्य है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात, हमारी सेना सक्रिय रूप से आगे बढ़ रही है और आगे भी बढ़ती रहेगी। जो कुछ भी फटना चाहिए वह निश्चित रूप से फटेगा और जिन्हें समाप्त किया जाना है वे गायब हो जाएंगे। दूसरी बात, इस्तांबुल में हो रही बातचीत किसी के द्वारा घड़ी गई अवास्तविक शर्तों पर समझौता शांति के लिए नहीं है, बल्कि हमारी तेज जीत और पूरी तरह से विनाश के लिए है। नवनाजी सरकार का रूस द्वारा कल जारी झापन का यही अर्थ है। हम जल्द ही पुतिन द्वारा प्रकाशित रूसी शांति झापन पर चर्चा करेंगे, लेकिन यह स्पष्ट है कि रूस शांति नहीं बल्कि जीत चाहता है। लेकिन वास्तविकता अलग है। कल्पना कीजिए अगर हम इराक में गए होते और 3 साल की लड़ाई में 10 लाख हताहतों के बाद भी देश के 20% से कम हिस्से पर नियंत्रण पाया होता। यह जीत नहीं बल्कि किसी भी देश के लिए विनाशकारी हार होगी। फिर भी रूसी नेता इसे जीत के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यूक्रेन साइबेरिया तक रूस के भीतर गहरे हमले कर रहा है। रूस के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मेदवेदेव की इस टिप्पणी को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने उठा लिया और अब हर कोई रूसी शासन का असली चेहरा देख रहा है। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने मेदवेदेव के बयान के बारे में यही कहा। रूसी प्रचार तंत्र से ईमानदारी के दुर्लभ क्षण के लिए मेदवेदेव को बधाई। आपने दुनिया को यह स्पष्ट कर दिया कि पुतिन और रूस को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूं। दुर्भाग्य से सीनेटर ग्राहम के लिए पुतिन को उनकी आलोचना बिल्कुल रास नहीं आती। यही कारण है कि सीनेटर अब रूस से शुरू हुए एक गलत सूचना अभियान का लक्ष्य बन रहे हैं। यही सब तो हम पहले भी झेल चुके हैं। जब भी हम पुतिन या रूसी शासन की आलोचना करते हैं तो हमारे वीडियो को डाउन वोट और नापसंद किया जाता है ताकि वे एल्गोरिदम में दब जाएं। इसीलिए अगर आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाएं। इससे वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद मिलती है। परंतु आइए सीनेटर ग्राहम के विरुद्ध चलाए जा रहे गलत सूचना अभियान पर चर्चा करें। यह कुछ दिन पहले ही ट्विटर पर वायरल होना शुरू हुआ था। सीनेटर लिंडसे ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल के कीव के आलीशान होटलों के बिल सामने आए हैं। जब सीनेटर ग्राहम और रिचर्ड ब्लूमेंथल कीव यूक्रेन में घूम रहे थे, तब स्टेट डिपार्टमेंट के चौंकाने वाले रिकॉर्ड सामने आए हैं, जिन्होंने अमेरिकी खर्चों का खुलासा किया है और उनके भव्य होटल खर्चों को उजागर किया है। 1 जून 2025 को 2 चौंकाने वाले लेन देन सामने आए। $1 4,03,000 और दूसरा $4,11,000 के लिए। सभी के मन में प्रश्न है कि इस अत्यधिक खर्च का औचित्य क्या है और इतनी अधिक राशि क्यों व्यय की गई। इस झूठी खबर को सभी ने उठा लिया, जिसमें एलन मस्क इसे रीट्वीट कर रहे थे और पैट्रिक बेन डेविड सीनेटर ग्राहम की आलोचना कर रहे थे। वास्तव में ऐसा नहीं है। मुझे इसकी व्याख्या करने दीजिए। झूठी खबरें और भी BS। मैं पूरी तरह से राष्ट्रपति ट्रंप की मदद करने के लिए तैयार हूं, ताकि इस युद्ध को खत्म किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुतिन जीत न पाए। यह यात्रा खर्च रिपोर्ट नहीं है। यह युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिकों के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के साथ एक मासिक अनुबंध है।
इसका सीनेटर ग्रांट स्ट्रैप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग जानकारी फैलाने से पहले सच की पुष्टि नहीं करते। और यही वह जगह है। रूस इसमें सबसे आगे है। वे युद्ध के मैदान पर लड़ना नहीं जानते, लेकिन गलत जानकारी फैलाना जरूर जानते हैं। वे हर 2 दिन में यूक्रेन, इसके समर्थकों और नेताओं के बारे में चौंकाने वाली खबरें लाते हैं। और वह खबर मीडिया में सही होने से पहले ही फैल जाती है और सभी यूक्रेन को एक भ्रष्ट देश मान लेते हैं। भ्रष्टाचार की बात करनी हो तो व्लादिमीर पुतिन का उदाहरण लीजिए। उनके पिता रूस में एक शेफ थे और न जाने कैसे अब पुतिन के पास कई अरब डॉलर के घर हैं। मुझे नहीं लगता कि पुतिन ने यह सब कुछ रूसी जनता की सेवा करके कमाया है। उन्होंने ये सब रूसी संपत्ति और नागरिकों का शोषण करके अर्जित किया है। पुतिन युद्ध रोकना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि युद्ध रुकने पर उनकी सत्ता जाएगी, इसलिए वे युद्ध को जितना संभव हो उतना लंबा खींचना चाहते हैं। उन्होंने यही बात रिकॉर्डिंग शुरू करने से कुछ मिनट पहले कही थी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में ऐसी बैठकें कैसे हो सकती हैं? बात करने के लिए है ही क्या? आतंकवाद पर दांव लगाने और आतंकवादियों से बात करने वालों को कोई बातचीत नहीं करता, और उन्हें शत्रुता में विराम देकर किस बात का इनाम दिया जा रहा है? ऐसा विराम जिसे पश्चिमी हथियारों से शासन को मजबूत करने, जबरन भर्ती जारी रखने और ब्रायंस्क और कुर्स्क में किए गए आतंकवादी कृत्यों जैसे और हमलों की तैयारी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्षेत्रों में यह वह जगह है जहां पुतिन की रूस में स्थिति समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल के महीनों में, खासकर प्रिगोजिन के विद्रोह के बाद, पुतिन मॉस्को में असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें पता है कि उनके आसपास के लोग कुछ योजनाएं बना रहे हैं। ये वही बात है जिसके बारे में हमने जेसन जे स्मार्ट के साथ अपने लाइव स्ट्रीम में बात की थी। मैं आपको ये क्लिप जल्दी दिखाना चाहता हूँ। वे कहते हैं यूक्रेनियन हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये कैसे संभव है? लोग घबरा जाते हैं। मुझे यकीन है कि हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि मैं कुछ महीने पहले रूस के कुर्स्क में था। अब वह रूस का एक हिस्सा है, रूस का दक्षिणी हिस्सा जो यूक्रेनी कब्जे में है। और तो मैं वहां था, मैं गया। यूक्रेनी सेना ने मुझे एक पत्रकार के रूप में आमंत्रित किया था। मैं वहां गया, घूमता रहा, और वैसे मैं अकेले ही घूम रहा था। मेरे साथ सैनिक बख्तरबंद गाड़ी में थे, लेकिन मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट, बिना हेलमेट के घूम रहा था और लोगों से बात कर रहा था। मैंने सड़क पर रूसियों से बात की और उनसे पूछा कि क्या चल रहा है, हालात कैसे हैं। और जाहिर है मैं रूसी बोलता हूं तो उसकी एक पृष्ठभूमि है। और इसमें जो दिलचस्प बात है, वे यूक्रेनी सैनिकों से भयभीत नहीं थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि वे कई बार सड़कों पर आकर पूछते थे कि वे कब खुलेंगी और यह सब कब होगा। मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं, जब रूसी यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा करते हैं तो कोई उनके पास नहीं जाता। लोग उनसे बहुत डरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कुर्स्क के लोग उनसे नहीं डरते थे। दूसरी बात यह है, और मेरे लिए यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि उन्होंने अपनी वर्तमान स्थिति यानी अपने कब्जे के लिए सीधे तौर पर पुतिन शासन को कितना दोषी ठहराया। उन्होंने कहा पुतिन ने यह शुरू क्यों किया, यह अनावश्यक था और इससे हमारा जीवन बेहतर नहीं हुआ। यह मेरी कैसे मदद करता है, वह ऐसा क्यों करेगा? ज्यादातर बुजुर्ग हैं, क्योंकि 50 से कम उम्र के लोग, उनके बड़े हो चुके बच्चे और छोटे पोते पोतियां सब चले गए। मैंने पूछा आखिरी बार उनसे कब बात की? कहा हमारे सारे परिवार के लोग भाग गए। पूछा क्या किसी ने यहां रुककर लड़ने या रूसी सेना से हथियार मांगकर कुर्स्क की रक्षा करने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने नहीं किया। सच है, कोई प्रतिरोध नहीं था। रूसियों ने बस कब्जा स्वीकार कर लिया। वे सरकार का विरोध करते हैं और यह सिर्फ एक मिथक नहीं है। याद है जब प्रिगोजिन, जिनका आज जन्मदिन है, संस्थापक वैगनर ग्रुप के एक नेता प्रिगोजिन ने पिछले साल रोस्तोव में घुसकर रूसी सैन्य नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की कोशिश की थी। क्या हुआ था? रोस्तोव पहुंचने पर आप ऑनलाइन वीडियो में देख सकते हैं कि रूसी नागरिक उनके पास आकर सैनिकों को खाना, शराब, पानी दे रहे हैं, उनका धन्यवाद कर रहे हैं और फूल दे रहे हैं। यह ऑनलाइन उपलब्ध है, यह महज अफवाह नहीं है। ऑनलाइन देखा जा सकता था कि जब वह रोस्तोव, जो मॉस्को से 200 मील दूर है, पहुंचे तो वहां रूसी वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व उपस्थित था। जब वे वहां पहुंचे तो वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व बाहर आया और वे उनसे बातें कर रहे थे। उन्होंने उनके साथ कॉफी पी, उन्होंने उनके साथ सिगरेट पी। वे कह रहे थे आप जानते हैं आपको वाकई ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं ऐसा करना वाकई अच्छा नहीं है, लेकिन आप जानते हैं इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? सभी जानते थे कि वह आ रहा है और उसे आते हुए देख सकते थे, हालांकि हमने नहीं देखा। उन्हें सैकड़ों किमी पहले से उसकी लोकेशन पता थी, फिर भी एयर स्ट्राइक के लिए कॉल नहीं किया। हमने रूसी पुलिस को उसे रोकने की कोशिश करते नहीं देखा, स्थानीय पुलिस को नहीं देखा, हमने सीमा रक्षकों को नहीं देखा, हमने नेशनल गार्ड को नहीं देखा, हमने चेचनों को नहीं देखा,
हमने रूसी सेना को नहीं देखा, किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की, किसी ने भी प्रिगोजिन पर हवाई हमला नहीं करवाया। और ऐसा क्यों है? रूसी सैन्य नेतृत्व अनिश्चित था कि विजेता कौन होगा। उन्हें लगा प्रिगोजिन सत्ता हासिल कर सकता है। मॉस्को में सन्नाटा पसरा है। मेदवेदेव पूर्व राष्ट्रपति चुप हैं, पैट्रियार्क किरिल रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख चुप हैं। रूसी वरिष्ठ नेतृत्व की चुप्पी देखिए। और ऐसा क्यों है? उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि हम पूरी तरह से पुतिन के साथ हैं? क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि पुतिन सत्ता में बने रहेंगे। उन्हें लगा कि पुतिन गिर सकते हैं, इसलिए वे आगे क्या होगा इस पर अपने दांव सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। मेदवेदेव भी पागल दिख रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्रंप को तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी थी, जैसे उनके पास कोई ताकत हो। जो पागलपन है, क्योंकि पिछले साल फरवरी में सिर्फ 1 महीने में उसने 18 बार परमाणु युद्ध और तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दी थी। यही वह लगातार करता है। इसके पीछे एक वजह है, अगर कोई इसमें सच में दिलचस्पी रखता है। इसके पीछे एक साधारण वजह है कि रूसी में, और जो भी रूस को समझने की कोशिश करता है, अपनी बाकी जिंदगी में इस बात पर नजर रखे। रूस में कुछ अलग अलग श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर की श्रेणी है, मान लीजिए पुतिन। पुतिन कभी सीधे तौर पर तीसरे विश्व युद्ध की बात नहीं करते। वो कभी कभी गंभीर इशारे करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं कहते। वो कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि ट्रंप या बाइडेन बेवकूफ हैं या उन्हें पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कभी नहीं। ऐसा क्यों है? पुतिन की भूमिका हमेशा यही रहती है कि वो खुद को हमेशा विवाद से ऊपर दिखाएं। ध्यान रखें कि ये एक तानाशाही है। हर किसी की अपनी भूमिका होती है। ऐसा नहीं है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। यही उनकी भूमिका है कि वो खुद को विवाद से ऊपर दिखाते हैं। वो एक गंभीर राजनयिक हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो लोग उनके नीचे हैं उन्हें आक्रामक भूमिका निभानी पड़ती है। और इसी वजह से आपके पास मेदवेदेव जैसे लोग होते हैं। क्रेमलिन समर्थित या नियंत्रित लोकप्रिय प्रेस कट्टर प्रचार वाले बयान देती है कि हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर सकते हैं। हम न्यूयॉर्क और वाशिंगटन और पेरिस और बर्लिन पर परमाणु हमला करने जा रहे हैं। वे इनमें से कुछ भी नहीं करने वाले हैं, लेकिन वे जानते हैं कि उन्हें ताकत दिखानी है, क्योंकि रूसी वरिष्ठ नेतृत्व ऐसा कभी नहीं कहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे हमेशा दोनों में अंतर करते हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव कभी ऐसी बातें नहीं कहते। पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा कि पुतिन पागल है। पेस्कोव ने कहा, ठीक है, हम इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते ट्रंप। हमें पता है कि वह इस समय बहुत तनाव और दबाव में हैं। हम उनकी हमारे देशों के बीच शांति स्थापित करने की कोशिशों की सराहना करते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेदवेदेव ने कहा कि हम तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने जा रहे हैं। वे अलग अलग भूमिकाएं निभा रहे हैं। पुतिन का प्रतिनिधि कहता है कि हम इस झगड़े से ऊपर हैं, हम गंभीर राजनयिक हैं, क्योंकि रूसी जनता यही चाहती है। बाकी लोगों को प्रचारक सोवोलोव जैसे जोकर की तरह व्यवहार करना पड़ता है। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव नशे में धुत होकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जो तलवारें खड़काने वालों जैसी है। और आप जानते हैं, मेदवेदेव भी, मुझे लगता है कि वह चैनल को फॉलो कर रहे हैं या कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमने कभी कुछ ट्वीट नहीं किया था। हमने ट्वीट करना 2 दिन पहले ही शुरू किया है। और अचानक मैंने देखा कि मेदवेदेव ने ट्विटर पर बिजनेस बेसिक्स को ब्लॉक कर दिया। सच में? तो उम्मीद है कि वह यह भी देखेंगे। अब हमें यह समझना होगा कि दुनिया धीरे धीरे यह महसूस करने लगी है कि रूस शांति नहीं चाहता, और इसी वजह से नाटो आगे बढ़ रहा है। नाटो मूल रूप से यूक्रेन की ओर अधिक मदद करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में नाटो के महासचिव ने एक चौंकाने वाली टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि अगले नाटो शिखर सम्मेलन में यूक्रेन को बुलाया जाएगा। यह यूक्रेन के नाटो सदस्य बनने का संकेत नहीं है, परंतु यह दर्शाता है कि नाटो यूक्रेन का अधिक समर्थन करने और उसे बिना सदस्यता दिए सुरक्षा प्रदान करने के तरीके खोजने को तत्पर है। अमेरिका ने स्पष्ट किया है कि यूक्रेन का नाटो में शामिल होना संभव नहीं है। ये महासचिव के बयान हैं। वास्तव में मैंने यूक्रेन को शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है। हम शीघ्र ही हम और विवरणों के साथ कार्यक्रम जारी करेंगे। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, नाटो के साथ हम, और ये आज बहुत महत्वपूर्ण है, रक्षा मंत्रियों के साथ, यूक्रेन रक्षा संपर्क समूह के साथ हमारे पास कल एक नाटो यूक्रेन परिषद होगी। हम बैठकें जारी रखेंगे और पूर्ण समन्वय सुनिश्चित करेंगे, जिसमें शिखर सम्मेलन निश्चित रूप से भूमिका निभाएगा। यह कदम उस खबर के साथ आया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका रूस पर नए प्रतिबंधों के पैकेज को समन्वित करना शुरू कर रहा है, और यह यूके साथ किया जाएगा। और यह निश्चित रूप से यूक्रेन के लिए बहुत अच्छा संकेत है। यह भी महत्वपूर्ण है कि यह वही प्रतिबंध पैकेज नहीं है जो अभी सीनेट में है, क्योंकि सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया है या सह प्रायोजित किया है जो रूस पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाएगा। यानी कोई भी देश जो रूस को इस युद्ध के लिए फंडिंग करने में मदद कर रहा है, उसे प्रतिबंधों
और टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसमें ईरान, चीन और भारत शामिल होंगे जो रूसी तेल खरीद रहे हैं और रूसी युद्ध कोष को फंड कर रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर ये देश संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो उन्हें लगभग 500% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा अगर वे रूसी तेल खरीदना जारी रखते हैं। इसका मतलब यह होगा कि ये देश या तो रूसी तेल खरीदना बंद कर देंगे, जो ज़्यादा संभावना है, या फिर शैडो फ्लीट अपना खेल बढ़ा देगी। शैडो फ्लीट जिसका रूस इस्तेमाल कर रहा है, मूल रूप से यह छुपाने का तरीका है कि वे किसे बेच रहे हैं और कौन रूसी तेल खरीद रहा है। अब यह रूस के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा समाधान है, लेकिन रूस के लिए शैडो फ्लीट का इस्तेमाल करने का अच्छा हिस्सा यह है कि उन्हें उतना पैसा नहीं मिलता जितना वे इस तेल को खुले बाजार में बेचकर कमा सकते थे। कंपनियों को अक्सर छूट देनी होती है और शैडो फ्लीट भी चलानी पड़ती है, जो उनके मुनाफे और मार्जिन को कम कर देती है। तेल की कमाई पर निर्भर अर्थव्यवस्था के लिए तेल की गिरती कीमतें निश्चित रूप से अच्छी खबर नहीं है, विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों में तेजी से। रूस की तेल से आय अप्रैल की तुलना में 52% गिरकर एक साल में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। कम कीमतों और अर्ध प्रतिबंधों का प्रभाव स्पष्ट है। नए प्रतिबंध अब इसी जगह को निशाना बनाएंगे। वे रूसी आमदनी को निशाना बनाना चाहते हैं, न कि रूसी उद्योग को, क्योंकि रूस के पास शुरू से ही ज्यादा उद्योग नहीं है। वे कोई बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। दिवंगत सीनेटर जॉन मैकेन ने एक बार कहा था कि रूस एक गैस स्टेशन है जिसे माफिया राज्य चलाता है, जो एक देश का दिखावा करता है। यह वास्तविकता है। अगर हम तेल की कीमतों और आय को लक्षित करते हैं तो ऐसा होगा। पुतिन को अपना सोवियत साम्राज्य पुनर्स्थापित करने के सपने को त्यागना होगा। रूसी लोग भी इस युद्ध के अंत, शांति और एक ऐसी स्थायी अर्थव्यवस्था की कामना करते हैं जो सिर्फ युद्ध सामग्री के उत्पादन पर निर्भर न हो, क्योंकि यूक्रेन जल्द ही रूस द्वारा निर्मित सब कुछ को $300 के ड्रोन से नष्ट कर देगा। वो वास्तव में अर्थव्यवस्था में कोई वृद्धि नहीं कर रहा है, भले ही उस वर्ष का जीडीपी विकास दर्शाता हो। रूस असल में कोई भी दीर्घकालिक चीज नहीं बना रहा है। लेकिन पहले चलिए रूसी लोगों का यह इंटरव्यू देखते हैं और जानें कि वे युद्ध और बातचीत के बारे में क्या सोचते हैं। मुझे इन सभी युद्धों और घटनाओं से बहुत दुख हो रहा है। मुझे स्थायी नौकरी नहीं मिल रही। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। शांति। अधिकतर लोग शांति चाहते हैं और युद्ध का जल्द से जल्द अंत चाहते हैं। यही मेरी इच्छा है, एक ही इच्छा। क्या आप इस युद्ध से यहां मॉस्को में प्रभावित हैं? बिल्कुल। मेरी एक मित्र का पुत्र युद्ध में भाग ले रहा है। हम उसकी चिंता करते हैं। वह सिर्फ 26 साल का जवान है, जो निश्चित रूप से हमें प्रभावित करता है। के साथ समय के साथ स्थिति और भयावह होती जा रही है। मेरे जैसे लोगों ने आधी शताब्दी जी ली है। हमने अपनी जिंदगी जी ली है, लेकिन हमारे बच्चे और पोते पोतियां बड़े होकर क्या देखेंगे? आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप भविष्य में क्या आशा करते हैं? मुझे स्थिरता की आशा है। इससे हमारी सभी उम्मीदें पूरी होंगी। यह स्थिरता कैसे प्राप्त की जा सकती है? यह एक कठिन और राजनीतिक रूप से संवेदनशील सवाल है। मेरे सभी दोस्त चिंतित हैं। कई परिवारों के सदस्य युद्ध में भाग ले रहे हैं, भतीजे या उनके अपने बच्चे। अब मैं उन टिप्पणियों से निपटना चाहता हूं जो मुझे पता है हमें मिलेंगी। जब भी हम रूसी अर्थव्यवस्था पर चर्चा करते हैं, कोई न कोई हमेशा रूस द्वारा प्रकाशित आंकड़े पेश करता है जो दर्शाते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है। और हाँ, यह बढ़ रही है। यह काफी संभव है कि वे जीडीपी वृद्धि के बारे में झूठ नहीं बोल रहे हैं। रूस की अर्थव्यवस्था का विकास विचारणीय है। सभी रूसी फैक्ट्रियों को अब रक्षा उद्योग पर केंद्रित कर दिया गया है। तो मूल रूप से वे वही चीजें बना रहे हैं जिसकी रूस को युद्ध के लिए जरूरत है। मान लीजिए उन्होंने $100 मिलियन के विमान बनाए। ठीक है, बॉम्बर्स में रूस की जीडीपी में शामिल होने से पता चलता है कि रूस ने हाल ही में एक $100 मिलियन मूल्य का कुछ उत्पादित किया है। परंतु क्या यह वस्तु सचमुच दीर्घकालिक है? क्योंकि चलिए सिर्फ बॉम्बर्स की बात नहीं करते, टैंकों की भी बात करते हैं। रूस बहुत सारे पुराने टैंकों को फिर से तैयार कर रहा है। यह जीडीपी ग्रोथ दिखाता है, लेकिन फिर ये टैंक फ्रंट लाइन पर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। भले ही रूस की जीडीपी में वृद्धि हुई है, नागरिकों को वास्तव में आर्थिक विकास का लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि रूस कुछ ऐसा नहीं बना रहा जो लंबे समय तक चले।
अब इसका दूसरा हिस्सा है। फिर से बॉम्बर्स की बात करें, यूक्रेन बहुत कम खर्च में रूस की जीडीपी ग्रोथ को नष्ट कर रहा है। आइए ऑपरेशन स्पाइडरवेब के बारे में बात करते हैं। यूक्रेन ने युद्ध को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। यह रूस में यूक्रेन के हालिया ऑपरेशन के लिए मुख्य प्रतिक्रिया है। स्पाइडरवेब ऑपरेशन ने दिखाया कि सिर्फ $600 के ड्रोन से $100 मिलियन से ज्यादा कीमत वाले विमान को नष्ट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि इस तरीके से कुछ भी नष्ट किया जा सकता है। इससे दुनिया को सैन्य रणनीति पर फिर से विचार करने और सैन्य ठिकानों की कमजोरियों को समझने के साथ साथ सैन्य औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यूक्रेन का कहना है कि उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि वे दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के खिलाफ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह डेविड बनाम गोलियत की लड़ाई है, जिसमें हम एक हाथ पीठ पीछे बांधे अपर्याप्त हथियारों और प्रतिबंधों के साथ लड़ रहे हैं। स्पष्ट रूप से यह ऑपरेशन बहुत महत्वपूर्ण था, खासकर जब आप यूक्रेन द्वारा दावा किए गए नुकसान को देखते हैं। हर पक्ष के पास झूठ बोलने के अपने कारण हैं। यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार पहले दिन लगभग $7 बिलियन के बॉम्बर्स नष्ट हुए, जबकि रूसी सूत्रों ने सिर्फ 2 बॉम्बर्स के नुकसान की बात कही। दोनों पक्षों की अलग अलग कहानी है, लेकिन यहाँ सैटेलाइट इमेजरी काफी मददगार साबित होती है। रेडियो फ्री यूरोप और रेडियो लिबर्टी ने यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए सिबेरियाई बेस बेलाया की पहले और बाद की तस्वीरें जारी की हैं। चलिए इस सैटेलाइट इमेज को देखकर इसमें दिख रही चीजों का विश्लेषण करते हैं। कम से कम 11 रणनीतिक बमवर्षक वहां नष्ट कर दिए गए। 7 TU-90, 5-4, TU-22-4, TU-20, TU-M1, M3S। इसके अलावा एक AN-1 परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हुआ। अब जाहिर है कि यह सिर्फ एक बेस है, लेकिन यह काफी संभव है कि यही सबसे बड़ा बेस था जिस पर हमला हुआ, इसीलिए ज्यादातर नुकसान इसी बेस पर हुआ। लेकिन यूक्रेन ने 3 और बेस पर भी हमला किया, तो यह संभव है कि रूस ने और भी कई विमान खोए हों, अगर हम बाकी सभी बेस को भी ध्यान में रखें। आज का हमला रूस की आर्कटिक क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की क्षमता को कमजोर करेगा। हम अटलांटिक, यूरोप और पैसिफिक में यूक्रेन सहित कई देशों के खिलाफ बात कर रहे हैं। यह बेहद बड़ा और झकझोरने वाला है। रूस को जून 1941 के बाद पहली बार सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी ने अपने सहयोगी सोवियत संघ पर हमला किया था। यह वाकई बहुत बड़ा है। रूस के परमाणु प्रतिरोध के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रणनीतिक बमवर्षकों में से कम 34% नष्ट कर दिए गए। ये बमवर्षक पुराने सोवियत संघ के हैं, जिनका उत्पादन बंद हो चुका है। अगर इन्हें कोई नुकसान होता है तो इनकी मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि अब वह सप्लाई चेन नहीं है जिससे सब कुछ फिर से बनाया जा सके। रूस के पास इसे ठीक करने की कोई क्षमता नहीं है। ये वे चीजें नहीं हैं जो वे बड़ी मात्रा में बनाते थे, बल्कि सोवियत काल की सीमित संख्या में थीं। कई मामलों में उन्होंने इन विमानों को आधुनिक मानकों तक लाने में 1 दशक से ज्यादा खर्च किया। यह कोई ऐसी चीज नहीं जिसे 1 हफ्ते में फिर से बनाया जा सके। बनाने में उनके पास न पुर्जे हैं और न ही इन चीजों को फिर से बनाने की क्षमता है। अगर मैं अचानक मुस्कुराने लगूं तो इसकी वजह यह है कि मैं चैट में किसी के इमेजिन दिस लिखने पर मुस्कुरा रहा हूं। यूक्रेन का दावा है कि यह लगभग $2 अरब का था। रूस को नुकसान हुआ है और किसी के अनुसार यह लगभग 300 से 500 ड्रोन थे। आज सुबह जब मैंने अपना वीडियो बनाया था तो अनुमान लगभग $3 अरब का था। अब कहां जा रहा है? यह लगभग $7 अरब है। यह एक बड़ी हार है। रूसी टेलीग्राम चैनल्स पढ़ने पर रूसी सैनिक हैरान नजर आते हैं, जो मुझे पसंद है। आपने उनकी सेल्फियां और परिवार को भेजे गए वॉइस मैसेज देखे होंगे, जिनमें वे पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है। यह वाकई में गड़बड़ है। रूस को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन ने शानदार तरीके से योजना बनाई थी, जिससे रूसी एयर डिफेंस और खुफिया सेवाएं इसे पकड़ने में विफल रहीं। FSB बिल्डिंग के पास वाली रूसी इंटेलिजेंस सर्विस की इमारत से इसे अंजाम दिया गया। वो अगली बिल्डिंग में ही थे। वे लोग वहां ड्रोन तैयार कर रहे थे और इस मिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे, और FSB यानी रूसी इंटेलिजेंस सर्विस को इसकी भनक तक नहीं लगी। अगली बिल्डिंग में क्या हो रहा था उन्हें पता ही नहीं चला।